अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त रवीश कुमार ने वक्फ बोर्ड बिल पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और वक्फ बोर्ड बिल पर एक बहुत बड़ा राज खोला है, जो कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, जो कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वक्फ बोर्ड बिल पर अब जो फैसला आने वाला है वो आप सभी को पता चल जाएगा कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। तो दोस्तों, जितने भी भारत देश के अंदर मुसलमान रहते हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वक्फ संशोधन बिल को संसद की संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है। याद कीजिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अदानी समूह को लेकर मीडिया में कई पर्दाफाशी रिपोर्ट आई, तब विपक्ष ने इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की पुरजोर मांग की, धरना प्रदर्शन दिया, मगर सरकार ने इनकार कर दिया, मांग नहीं मानी। वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है और इसके सदस्यों का ऐलान भी हो गया। यह समिति अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस बिल का नाम है द यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। संक्षेप में इसे उम्मीद कहा जा रहा है। वक्फ बोर्ड का कानून अब उम्मीद कहा जाएगा। नाम इस तरह से रखा जा रहा है कि इसे उम्मीद कहा जाए, शायद वक्फ कहने में ऐतराज हो। वक्फ बिल एक बहुत व्यापक मुद्दा है, एक एपिसोड में करना मेरे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन लोकसभा में उठाए गए सवालों से कुछ बातों पर बातचीत हो सकती है। हम इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि कितनी बार मंत्री जी ने सच्चर कमेटी का नाम लिया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर वक्फ बिल का औचित्य ठहराते रहे। आपको याद है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का इतने सम्मान से कब नाम लिया? मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सच्चर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है। सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास, और कितना आमदनी है। किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। यह बात बिल्कुल ठीक है कि सच्चर कमेटी ने कहा कि 4.9 लाख पंजीकृत संपत्तियां हैं, उनसे जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और घपले के भी मामले आते रहते हैं, इससे भी नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि इसके दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए, संपत्ति का पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन जो व्यापक मुद्दा बनता है उसे अनदेखा नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड में घपला है, भ्रष्टाचार है, इसे ठीक करना चाहिए, मगर जो तरीका अपनाया जा रहा है, क्या वो तरीका ठीक है? हम यहां इन्हीं सीमित मुद्दों की बात कर रहे हैं। सरकार ने दलील दी कि वक्फ के पास लाखों एकड़ की जमीन है, तो फिर उसकी आमदनी उतनी क्यों नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए? वक्फ की जमीन पर केवल माफिया का कब्जा नहीं है, सरकारों का भी है। एक सरकार नहीं, कई राज्य सरकारों का। क्या इसके बारे में यह नया कानून कुछ कहता है? केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने वक्फ की जमीन पर अपने दफ्तर तक बना लिए। वक्फ की इजाजत के बिना उसे प्राइवेट पार्टी को लीज पर दिया। कानून में कहा गया है, और इस्लामी कानून भी यही कहता है कि आप जिस जमीन के मालिक नहीं हैं उस जमीन को वक्फ नहीं कर सकते। ऐसे कितने लोगों ने किया होगा? फिर वक्फ की जमीन की मालिक सरकार क्यों बन जाती है? यह किस कानून के तहत बन जाती है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण केवल निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि समिति ने यह भी देखा है कि देश भर में
सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिग्रहित कर लेते हैं। अतिक्रमण के दो स्वरूप हैं: संपत्ति को बिना किसी किराए या किसी भी प्रकार का कोई पैसा दिए पूरा का पूरा हड़प लेना। दूसरा, अधिग्रहण करने वाला व्यक्ति बहुत ही मामूली किराया दे जिसमें दशकों से कोई बदलाव ना हुआ हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वक्फ की जमीन खाली कर दें या बाजार की दर से उन्हें किराया दें। इसके बाद से किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। मंत्री जी ने इसका जिक्र नहीं किया, किरण रिजिजू ने, कि वक्फ की संपत्ति पर सरकारों ने भी खूब कब्जा किया है। सरकारों ने राज्य वक्फ बोर्ड के गठन की परवाह भी नहीं की, ना उनकी इजाजत लेनी जरूरी समझी। अगर सरकार की नीयत में ईमानदारी होती तो वह बताती या ऐसा प्रावधान करती कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सरकार अब नहीं करेगी और जिन मामलों में सरकार ने किया है उसे लौटा देगी। रिसर्च के दौरान यह निकल कर आया कि अदालत से जीत जाने के बाद भी कुछ मामलों में वक्फ की संपत्ति वापस नहीं की जाती है, जबकि कुछ मामलों में की गई है। यह जो बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड मुकदमेबाजी में फंसा है, तो उसका एक बड़ा कारण खुद सरकार भी है। एक और कारण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिसने कई जगहों पर संरक्षण के आधार पर मस्जिदों और दरगाहों की जमीनों का अधिग्रहण किया है। इसे लेकर भी तमाम वक्फ बोर्ड कोर्ट गए हैं और जाहिर है मुकदमों की संख्या इन वजहों से भी ज्यादा होती होगी। सर, टोटल केस ट्राइब्यूनल्स के अंदर में 12,792 केसेस आज वक्फ बोर्ड्स में पेंडिंग है। 19,207 ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है। क्यों इसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही पड़े रहे? आप सोचिए सर। इसलिए सर टाइमलाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समय पे न्याय मिलना चाहिए। क्या मोदी सरकार ने 10 साल ऐसा कुछ भी किया कि सरकार अपने अधिग्रहण को, अपने कब्जे को वापस ले और वक्फ की जमीन लौटा दे? तो मंत्री किरण रिजिजू जी को बता देना चाहिए। क्या उनकी या उनकी पार्टी की सरकार ने, राज्य सरकार ने वक्फ की कोई जमीन खुद से खाली की है और बाजार दर से किराया देने का फैसला किया है? अब अगर सरकार ही कब्जा करे, अधिग्रहण कर ले, किराया बाजार की दर पर ना दे, तो वक्फ बोर्ड जमीन से हजारों करोड़ की आमदनी कैसे करेगा, जिसका दावा मंत्री जी कर रहे हैं कि सही से अगर इसका प्रबंध किया जाए तो 12,000 करोड़ सालाना कमाई हो सकती है, जिससे गरीब मुसलमानों की आर्थिक मदद की जा सकती है। अव्वल तो सरकार अगर मदद चाहती है करना तो 12,000 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, खुद से इंतजाम कर सकती थी। UPA 2 के दौर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री KR रहमान खान ने एक बिल पेश किया था, एविक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। यह बिल पेश हुआ मगर पास नहीं हो सका। इसके हिसाब से वक्फ की जायदादों को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित किया जाए, जिसे बिना नोटिस के ही खाली कराई जा सके। वह बिल पास नहीं हुआ। तो क्या मोदी सरकार इस बिल को पास कराना चाहेगी, फिर से पुनर्जीवित कर, ताकि जो वक्फ की जमीनों पर सरकार ने कब्जा किया है उसे पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर सरकार से भी वक्फ बोर्ड वापस ले लें? तो इससे तो बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी खाली हो जाएंगी। सच्चर कमेटी ने तो यह भी लिखा है कि ऑल इंडिया वक्फ सर्विसेज होनी चाहिए। किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी का कितनी बार हवाला दिया? कम से कम इस पर भी बता देते कि क्या सरकार ऐसा करेगी। तो अपने हिसाब से मंत्री जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या उदाहरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब्दुल रहमान की किताब है डिनायल एंड डेप्रिवेशन। इस किताब से हमने कुछ जानकारी ली है जो बताना चाहते हैं। अब्दुल रहमान ने अपनी किताब में हैदराबाद से 2 उदाहरण